दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड मैथ्स का 16वां टॉपिक प्रश्न क्षेत्रफल आयतन, जिसके 16.1, 16.2, 16.3 और 16.4 के समस्त क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अब उसके रिव्यू के कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन इनके अंदर हमें पढ़े थे घन, घना, कमरे की चारों दीवार 16.1 के अंदर थे। उसके बाद पढ़ा था बेलन, लंबवत बेलन यानी बेलन का वर्ग प्लस समकोण प्लस बेलन का आयतन, साथ में इसका खोखला बेलन भी पढ़ा था। उसके बाद पढ़े थे हमने इसके शंकु, शंकु का वर्ग प्लस समकोण प्लस, ठीक है। और लास्ट पढ़ा था हमने केवल गोला यानी अर्धगोला और गोला। दोस्तों, वीडियो जो प्रश्नमाला है इसके अंदर समस्त क्वेश्चनों का मिश्रण है, जिसमें गोले संबंधी भी है, बेलन संबंधी है, घनाभ संबंधी सारे क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वो ये दिया हुआ है, एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, यानी उनकी त्रिज्या एक ही आधार और ऊंचाई पर बने, उनकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कैसी है, समान है। उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले जो दिया उसे लिखेंगे, दिया है शंकु एक अर्धगोला एक बेलन, शंकु एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे H बराबर R, यानी आधार जो है शंकु का, बेलन का या फिर अर्धगोले का, उसको त्रिज्या के रूप में मानते हैं, यानी त्रिज्या का मान और उसकी ऊंचाई का मान दोनों कैसा है, समान है। दोस्तों, मैं लिखूंगा शंकु, अर्धगोला व बेलन के आयतनों का अनुपात। अच्छा, प्रत्येक का सूत्र याद होगा हमें आयतन का। शंकु का आयतन निकाला था दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात जो राशि पहले दे रखी है उसका पहले मान रखेंगे, दूसरी बार दे रखी उसका दूसरा मान रखेंगे, तीसरी बार दे रखी उसे तीसरा मान। अर्धगोले का आयतन निकाला था 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का जो आयतन का सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों, यहाँ से पाई 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 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, आर क्यूब है, लेकिन यहाँ एच और एच साथ। लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें पहले दे रखा है कि r का मान किसके बराबर है, h के, फिर h का मान किसके बराबर है, r के। जो h के पद है उनको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, r में। यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर है इनटू r, तो ये h बराबर रख सकता हूँ मैं r। इसी प्रकार 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर इनटू r, भाई x का मान मुझे क्या दे रखा है, r। अब मैं देख रहा हूँ पाई 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 अनुपात में जो समान पद होते हैं ना वो कट जाते हैं। 1/3 आर स्क्वायर और r क्या बन गया मेरे पास, r क्यूब, 2/3 r क्यूब, r स्क्वायर और r को गुणा करेंगे दोस्तों क्या आता है, r क्यूब। लेकिन यहाँ गुणांक क्या होता है, 1, r क्यूब कट गए। अब बटे का जो पद है वो दो जगह तो 3 है, लेकिन तीसरी जगह नहीं है, तो अनुपात के पद को किस प्रकार व्यवहार करेंगे, तो 1:2 अनुपात, जो दोनों राशि समान है ना, इनमें से एक पद गुणा करा तो क्या आ गया, 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7। ये आपके विविध का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, जो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार
बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है, यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है और शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ में महत्वपूर्ण है, तो इसको मैं गायब करके इसको लिखता हूँ। पहले जो आकृति रखे इसको लिखा, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार है। मैं आकृति बना रहा हूं, तो ये कोई ठोस पिंड है, इसका बायां भाग कैसा है? बेलनाकार, और दायां भाग कैसा है? शंकुनुमा। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दे रखी है। बेलन का व्यास इधर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की राशि मेरे पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी रखी है? 40 सेंटीमीटर। भाई बेलन का व्यास और बेलन की लंबाई दी गई है, आगे में दे रखा है, और शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है। भाई इसको तो बोलते हैं व्यास, शंकु का व्यास भी कितना है? 14, तो इसका माप 14 है, तो ये 14 सेंटीमीटर होगी, तो कैसे पड़ेगा इन को भी आकर। उसके बाद शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम मैं देता हूँ, बेलन का व्यास कितना है? व्यास को d से दर्शाते हैं, कितना है? 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई इसको h से दर्शाते हैं, वो कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, नीचे शंकु का नाम रखा है, शंकु का व्यास कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 14 का, शंकु की ऊंचाई ऐसा करो, इसको कैपिटल मान लो, इसको स्मॉल मान लो, ठीक है। दोनों तो सही में, लेकिन फिर भी अलग अलग मान लो। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? संपूर्ण ठोस का दोस्तों जब देखो, मैंने आपको कभी ऐसा नहीं बताया कि ऐसी आकृति के आयतन का सूत्र ये होगा, लेकिन इस आकृति के अंदर दो भाग जुड़े हुए हैं, एक तो बेलन है और दूसरा क्या है? शंकु है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? संपूर्ण आकृति के आयतन के लिए क्या करेंगे? बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों आयतनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण भाग का क्या प्राप्त होगा? मुझे आयतन। लेकिन मैं जानता हूँ कि बेलन और शंकु के आयतन में मुझे त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो बेलन का आयतन लिखवाया था पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों मेरे पास h का मान तो हर जगह है, लेकिन r का मान नहीं है, तो r का मान कैसे ज्ञात करेंगे? नोट लिखवाया था कि त्रिज्या है जो व्यास की कैसी है? आधी है, ये लिखवाया था ना। तो इसकी त्रिज्या को किससे दर्शा देंगे? कैपिटल R से। 14 में किसका देंगे? 2 का भाग, तो क्या बन जाएगी? इसकी त्रिज्या। यदि किसी भी आकृति का आपको व्यास देता हो तो उसकी त्रिज्या में ज्ञात करने के लिए आप उसके व्यास में किसका भाग रखेंगे? 2 का। इसी प्रकार इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 7, ठीक है। अब मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ संपूर्ण ठोस का आयतन, और इसमें लिखोगे बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। दोस्तों ये तो बेलनाकार भाग है और ये शंकुनुमा भाग है, दोनों के आयतनों को जोड़ देते हैं।
पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान तो सेम है दोनों में, लेकिन फिर भी अलग अलग मान लगा देते हैं। मैं लिख देता हूँ, बेलन का आयतन का सूत्र तो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये मैंने कैपिटल में रख दिए थे और किस रख दिए स्मॉल में, क्योंकि अलग अलग मान। पाई का मान बताओ दोस्तों, पाई से के साथ इनटू कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान है मेरे पास 7, स्क्वायर है इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, आर को 2 बार लिख दिया। अच्छा, कैपिटल एच का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 40 प्लस 1/3 22/7, यानी पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर स्मॉल आर का मान मेरे पास कितना है, 7, इसको भी कितनी बार लिखेंगे मित्रों, 2 बार, क्योंकि इसका क्या किया मुझे, स्क्वायर। इसी प्रकार x का मान मेरे पास दे रखा है स्मॉल का 12। अब देखो इसका करने के 2 तरीके हैं, या तो इसकी काटाकुटी यहीं कर लेते हैं तो जोड़ लेंगे। देखो 7 से तो 7 को गायब कर लेते हैं, ये 7 से ये 7 गायब कर दिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। दोस्तों इनको इससे गुणा कर लो, 22 गुणा 7 करेंगे तो 154 आता है, यानी 22 7 154, इनको 40, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस। 22 को 7 से गुणा कर लो 154, और किससे गुणा होगा ये, 4 से। 40 की सुपर को 10 में छोड़ दो, क्योंकि 40 का पारा है तो 54 नहीं आ सकता ना, तो गुणा करा देंगे। 4 को 4 से गुणा करा 16 का 1 का सिल 1, 4 मुझे 20 और 21 का 1 का सिल 2, 4 एकम 4 तो कितने आ गए 6, प्लस 4 चौके 16, 4 मुझे 20 और 21, 4 एकम 4 और 6। दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो अक्सर बच्चे जोड़ने में गड़बड़ी कर देते हैं। शुरुआत की इकाई को इकाई में जोड़ना है, दाएं को दाएं तरफ, सैकड़ों को सैकड़ों। इसका इकाई अंक 6, इसका क्या है 0, 0 और 6 क्या होता है 6। इसका ढाई का अंक 1 है, इसका कितना है 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। सैकड़ों का अंक इसका 6 और इसका कितना है 1, 6 और 1 7 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना दोस्तों, आयतन को हमेशा किसमें मापते हैं, क्यूब में मापते हैं। यानी पहले संपूर्ण आकृति बना लेंगे तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आकृति बनाने के बाद पता लग जाता है कि ये एक आकृति, ये कितनी आकृतियां हैं 2। आयतन पूछ रहा है तो दोनों के आयतन को जोड़ देना, क्षेत्रफल पूछता है तो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, वक्र प्लस संपूर्ण जैसा ही पूछता है, ठीक है। तो इसे बार पढ़ लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, इसी से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें आ चुका है। बार बार मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आया था उसमें केवल अंतर इतना था, कोई संपूर्ण आकृति है, बड़ी आकृति है, उसको पिघलाकर एक छोटे छोटे बेलन बनाने थे, तो संपूर्ण आकृति से कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैंने ये भी लिखवाया था, कोई कमरा है इसकी दीवार है, एक दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसका सूत्र जो मैंने लिखवाया था, जो बड़ी आकृति है उसके आयतन में जो छोटी आकृति बना रहे हैं उसके एक भाग के आयतन का सूत्र, एक राशि के आयतन का भाग दे देंगे तो कंप्लीट जो भी संख्या रहेंगी उनके पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन है इसके बारे में बताऊंगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकते हैं, तो शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं पहले लिखूंगा
धातु के गोले की त्रिज्या। मित्रों यहाँ बड़ी जो राशि वो क्या है मेरे पास गोला है, तो इसको किससे दर्शा रहा हूँ कैपिटल से। कितनी रखी है 900 ठीक है। शंकु, गोलों को पिघलाकर क्या बना रहे हैं हम शंकु, तो शंकु की त्रिज्या भाई समान त्रिज्या नहीं मान सकते, नहीं तो दोनों को काट देंगे और चला ठीक है, इसलिए कैपिटल इसको रख लेंगे। इसकी त्रिज्या मुझे दे रखी है 3 सेंटीमीटर ठीक है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h, इसका मान दे रखा मुझे 6 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है शंकुओं की संख्या। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, यदि बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी आकृतियां बनानी होती हो तो बड़ी आकृति के आयतन में एक छोटी आकृति का आयतन का क्या दे देंगे भाग, तो बनने वाली छोटी आकृति में क्या देगी संख्या। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास दीवार है, इस दीवार में मुझे ईंट लगानी है, मेरे को दीवार की माप दे दी गई है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और एक ईंट की माप दे दी गई है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस दीवार में टोटल कितनी ईंट लगेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या देते हैं भाग, तो मेरे पास क्या देगी ईंटों की संख्या। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या है लिखेंगे गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन। गोले का जो आयतन है उसका सूत्र रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों मैंने यहाँ कैपिटल रखा है तो हम गोले की त्रिज्या किससे मान होगा कैपिटल आर से। इसी प्रकार शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी गणना कर लेते हैं एक बार इधर देखो, 4/3 है या 1/3, ये बटे के 3 से तो 3 गायब, पाई से पाई को खत्म कर लेते हैं, केवल इनका मान रख देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 गुना 4 तो बचा हुआ है, कैपिटल आर का मान क्या था हमारे पास 9, 9 गुना 9 गुना 9। दोस्तों इसको 3 बार इसलिए लिख रहे हैं कि इसकी घात कितनी है मेरे पास 3 है, बटे आर स्क्वायर का मान 3 गुना 3, एच का मान कितना है 6। अब इसकी गणना करते हैं, 3 3 ये 3 से 3 गए, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 3 एकम 3 3 3 9, संख्या बचती है दोस्तों 2 गुना 3 गुना 9। गणना करो 9 3 27 और 27 दूनी 14। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आया था अभी जो एग्जाम हुआ उसमें। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 है जो कंप्लीट होता है। आगे अपन पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में रखा है, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है, यानी घनाभ की आकार की, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों माप दे रखते हैं, तो कैसा है वो घनाभ है। घनाभ के आकार की कोई टंकी बनी हुई है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों क्या कहते हैं, टंकी के पानी के आयतन में, टंकी में जो पानी है उसके आयतन में जो टोटल मेरे पास कैंडिडेट है, भाई 4000 जनसंख्या है, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी पीता है, खर्च करता है, तो 4000 व्यक्ति कितने करेंगे, 150 को 4000 से गुना करा लेंगे। जो राशि आएगी उसके आयतन का भाग हम किस में दे देंगे, टंकी के पानी में। देखो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई डब्बी है, इसमें कोई पानी भरा हुआ है, सपोज करो यहाँ पब्लिक बैठी हुई है, वो एक कैंडिडेट है उसमें से 1 लीटर पानी पीता है और इसमें 20 लीटर पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे पास 20 लीटर पानी इसके अंदर है और यहाँ जनता जो बैठी हुई जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति 1 लीटर पानी पीता है, और यहाँ जो पब्लिक की संख्या वो मेरे पास 10 है, कितनी है 10। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस डब्बी में जो पानी है उस पानी को यहाँ जो बैठे हुए 10 व्यक्ति हैं वो कितने दिन तक पी सकते हैं। तो टोटल मात्रा कितनी थी 20 लीटर, व्यक्ति कितने मेरे पास 10, जो प्रत्येक कितना पी रहा है 1 लीटर, तो 10 गुना करेंगे 10 लीटर पानी चाहिए रोज का। तो टोटल पानी मेरे पास था 20 लीटर, 20 लीटर में यदि 10 लीटर का मैं भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2, यानी कितने दिन तक पानी चल जाएगा 2 दिन तक। लेकिन देखो यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम ये कर रखा है कि टंकी की माप तो है मीटर में और राशि किसमें रखी है लीटर में। तो सबसे पहले जो राशि मेरे पास लीटर में उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे उसको बता देता हूँ, नोट भी लिखवा रहा था लास्ट में। एक व्यक्ति के पानी का खर्चा कितना था मित्रों, 150 लीटर, कितना है 150 लीटर। 4000 व्यक्ति के पानी का खर्चा होगा 4000 गुना 150। गणना कर लो मित्रों, 0 0 0 0, 3 और 1 4 चौके हो गए और 15 चौके 7 लीटर। दोस्तों अब जो करेंगे लीटर को कैसे बदलेंगे मीटर में। तो 1 मीटर में मैंने बताए थे 1000 लीटर, क्या बताए थे 1000 लीटर क्यूब। तो मैं लिखता हूँ 5 नोट भी बना था 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 मीटर। तो मुझे इस राशि को किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है। तो इसमें इसका भाग देंगे और कितना रहेगा 600 मीटर, ठीक है। अब मैं लिखूंगा टंकी की माप, लंबाई कितनी दे रखी है भाई टंकी की लंबाई मेरे पास 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। मैं लिखूंगा कुल पानी पीने के योग्य कितने हो गए भाई, टंकी में पानी का आयतन बटे 1 दिन में पानी का खर्चा। भाई 4000 जनसंख्या है, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी पीता है, तो लीटर को मैंने किसमें बदल दिया था मीटर में। तो एक दिन में जो टोटल पानी खर्च होगा कितना खर्च होगा 600 मीटर क्यूब, कितना खर्च होगा 600 मीटर क्यूब। टंकी कैसी थी, घनाभ के आकार की, तो इसका आयतन
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक दिन में पानी का कितना दे रखा है मुझे 600 मीटर क्यूब। ठीक, लिख देंगे 30 गुना 15 गुना 6 बटे 600। गणना कर लो, ये 0 से किसको काट दो, 6 कम से इसको काट दो। अब बचते मेरे 2 गुना 15 बटे 10। 15 दूनी 30, 30 में 10 का भाग देंगे मित्रों, कितने दिन आते हैं, केवल 3 दिन। टंकी का जो पानी है वो कितने दिन तक चल सकता है, 3 डेज तक चल सकता है। इधर से इसे गायब कर देते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं प्रश्न नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 गोलों को पिघलाकर क्या कर रहे हैं, बड़े गोले को बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये होगा, सपोज को मेरे पास ये कोई 3 आकृतियां हैं, इनके मटेरियल को पिघलाकर एक मुझे बड़ी आकृति बनानी है। तो इन तीनों में लगी धातु का जो आयतन है बड़ी आकृति के धातु के आयतन के बराबर होगा। तो ऐसा करेंगे, पहले इनकी त्रिज्याओं के मान को लिख देते हैं। छोटे गोले की त्रिज्या, इनको R1 R2 R3 से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि कैपिटल स्मॉल का तो रोल ही खत्म हो जाएगा, 3 गोले दे रखे हैं। तो R1 का मान जो मेरे पास दे रखा है मित्रों, वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दूसरे धातु के गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक, R1 R2 R3 का मान दे रखा है। अब मेरे से पूछ रहा है बड़े गोले की त्रिज्या। तो मित्रों यहां लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोले के आयतनों का योग। गोले का आयतन का सूत्र था 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ छोटे गोलों के आयतनों का योग कर लेते हैं, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अब अक्सर बच्चे को गलती क्या करते हैं, सर ऐसा कर लेते हैं 4/3 पाई से 4/3 पाई को काट लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है गलत। ऐसे हम नहीं काट सकते। पहले क्या करेंगे, इन सब में से 4/3 पाई r, 4/3 पाई क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, फिर काटेंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि बच्चे एक बार इसको काट देंगे, बाकी ऐसे कैसे रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, 4/3 पाई r1 क्यूब r2 क्यूब r3 क्यूब। कोई प्रॉब्लम? अब आसानी से इसको हल कर लेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। मुझे r क्यूब का मान याद करना था, इसको ऐसे छोड़ दो। r1 का मान कितना था, 6 का क्यूब, r2 का मान 8 का क्यूब, r3 का मान 10 का क्यूब। मित्रों यहाँ गणना करेंगे, 6 का क्यूब 216, इसका 512 और इसका कितना है
1000। गणना करेंगे r क्यूब बराबर इकाई अंक जोड़ो सब में 0 2 6 कितने आ गए 8 0 1 1 2 0 5 2 7 1728। r बराबर ज्ञात करेंगे 1728 का घनमूल, यानी इसकी चाहे तो गुणनखंड बना लेना, नहीं तो 10 12 तक मैंने लिखवा भी रखे हैं। 1728 का घनमूल दोस्तों कितना होता है 12। यही हमें ज्ञात करना था, यानी बड़े गोले की क्या ज्ञात करनी थी त्रिज्या, जो कि प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब हमारे पास 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचते हैं, इनको फिर करते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मित्रों, कोई भी क्वेश्चन अपने आप में कमजोर नहीं है, तो आप क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें रखा है शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके पास घर में सभी के पास मटकियां हैं, मटकी वृत्ताकार गोलाकार होती है। यदि उस मटकी के पानी को बेलनाकार टंकी में डाल देते हैं तो पानी है वो कैसा आकार लेता है बेलनाकार, यानी कहने का तात्पर्य होता है जो तरल पदार्थ है उसको जिस आकृति में डालते हैं वो उसी का रूप ले लेता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ शंकुनुमा आकृति। इधर देखो इस प्रकार ये भरा हुआ है पूरा जल से, ठीक है। इस पानी को मैं बड़े बेलनाकार बर्तन में डाल देता हूँ, यहां से निकाला और इसमें डाल दिया है। तो जो इस आकृति में पानी का आयतन था इसके आयतन के बराबर होगा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य होगा एक लोटे का पानी है उसको मैंने किस में डाल दिया है जग में डाल दिया है, तो लोटे में जितना पानी था उतना ही पानी किस में है जग में है, तो दोनों के आयतन को क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, अज्ञात राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो राशि जाएगी उसे लिखेंगे। शंकु के बर्तन शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या ये आकृति कैसी है छोटी है, और इसको कौन सी आकृति में डाल रहे हैं बड़ी आकृति में। शंकु आकार बर्तन की त्रिज्या कितनी रखी है दोस्तों मुझे 10 सेंटीमीटर, बड़ी रहती है इसको बड़ा लिखो। और शंकु आकार बर्तन की ऊंचाई कितनी रखी है हमें 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे बेलनाकार ऐसा लिखो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी दे रखी है मित्रों 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h का मान कैसे ज्ञात करेंगे। इधर देखो एक बार तुम्हें, यानी शंकुआकार बर्तन पानी का आयतन बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन दोनों पानी है, पानी की जो मात्रा था दोनों की कैसे रहेगी बराबर रहेगी, दोनों के आयतनों को बराबर कर दो आंसर आ जाएंगे। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर शंकुआकार
बर्तन में पानी का आयतन। ठीक है, बेलनाकार बर्तन कैसा, बेलनाकार बर्तन का आयतन का सूत्र होता है पाई। अब यहाँ देख लेना, बेलन की त्रिज्या को आपने कैपिटल से दर्शाया था, स्मॉल से बच्चे अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं। तो पहले बेलन में बर्तन, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन कौन से आर से दर्शाया था उसी को लिखना। दोनों सेम हो जाएंगे ना, इसको कैपिटल से दर्शा देना। ठीक है, बर्तन की ऊंचाई क्या होनी थी हमने, h बराबर शंकु के आकार के बर्तन में पानी का आयतन 1/3 पाई। शंकु की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित किया था, कैपिटल से, आर स्क्वायर एच को कैपिटल से। कोई प्रॉब्लम? अब इधर देखो, पाई से पाई को गायब कर देंगे, बराबर त्रिज्या में इसमें नहीं रख रहा क्योंकि आर से आर को गायब कर देंगे, एच से एच को गायब कर देंगे, फिर मान किसका प्राप्त करेंगे, इसलिए कैपिटल इसमें रख लेता हूं। कैपिटल स्मॉल आर का मान बताओ कितना था, 5 गुणा 5 गुणा h। दोस्तों आर जो कैपिटल था स्मॉल था उसका मान मेरे पास 5 था, जिसका मान लो वर्ग यह गुणा करके इसका मान लो 1/3 r क्यूब r स्क्वायर 10 गुणा 10, h का मान 18। तो बाकी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, h बराबर, यानी बराबर की दूसरी जो राशि गुणा में होती है उसका तो कहलाता है भाग, और जो राशि भाग में होती है ऊपर जाने की हो जाती है गुणा। माइनस की राशि प्लस में, प्लस की राशि माइनस में, तो वर्तमान में पद कैसे हैं, दोनों गुणा में है, तो इस टाइम में क्या लग जाएगा, भाग। इसको काट दो ना, 3 × 3 3 6 18, 10 गुणा 10 गुणा 6 बटे 5 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। यानी जो पानी की ऊंचाई है दोस्तों, इसमें जो हमने पानी डाला था इसकी ऊंचाई कितनी उठ गई, 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी थी इसकी, 5 थी, इसकी त्रिज्या 10 थी, ऊंचाई कितनी थी, 18। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 है, इसे भी हल कर दिया है दोस्तों। आगे वो पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें यदि 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर मोम के घनाभ से एक 2.8 सेंटीमीटर व्यास की मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों वही क्वेश्चन मेरे पास प्राप्त हो गया है। कोई मोम से घनाभ की, कोई घनाभाकार कोई सिल्ली है, उसे पिघलाकर क्या बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं। यानी जो घनाभाकार सिल्ली में मोम का आयतन था, वो बेलनाकार जो सिल्ली बनाएंगे, बेलनाकार जो आकर के मोमबत्ती बनाएंगे, उसका आयतन दोनों कैसे रहेंगे, बराबर। ये कहने का तात्पर्य हुआ, सपोज करो ये कोई डब्बी है जो मोम से बनी हुई है, इस मोम को पिघलाकर मैंने इस रूप में बना दिया है, तो इसमें मोम का आयतन इस मोम के आयतन के कैसे रहेगा, बराबर रहेगा। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई, यानी h का मान ज्ञात करना है बेलन का। बेलन की बेलनाकार मोमबत्ती की लंबाई पूछ रहा है ना, त्रिज्या में दे रखी है। दोस्तों दोनों के मान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घनाभाकार सिल्ली की लंबाई कितनी है, डायरेक्ट गुणा में दे रखा है, इसमें 11.5 गुणा 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5, तो गुणा में जो पहला पद होता है वो क्या है, लंबाई है 11 सेंटीमीटर, दूसरा पद है वो चौड़ाई है, और ऊंचाई मुझे दे रखी है उसमें उल्टा दे रखा है, ये 3.5 और ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब
घेराव से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की मोमबत्ती का व्यास कितना दे रखा है मित्रों? 2.8। तो व्यास दे रखा, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? त्रिज्या की। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था व्यास में किसका भाग देते हैं? 2 का। कितना आ गया? 1.4। अब मैं 2 आकार से इधर बना देता हूं। ये घनाभ के आकार की कोई मोमबत्ती, यानी घनाभ के आकार में कोई मोम की सिल्ली है, इसको पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं? बेलनाकार मोमबत्ती। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे रखी है मुझे, 11, 3.5 और 2.5, लेकिन इसका व्यास केवल 2.8 है, तो त्रिज्या इसकी आगे देखिए 1.4। मेरे से पूछ रहा है इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी ये कंप्लीट जो आकृति है इसमें लगी मोम का आयतन इसके आयतन के कैसे रहेगा? बराबर। तो मैं लिख देता हूं बेलनाकार मोमबत्ती में लगे मोम का आयतन बराबर होगा घनाभाकार मोम का आयतन। ठीक है भाई। अच्छा, बेलनाकार जो मोमबत्ती उसके आयतन का सूत्र क्या रहेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। मैंने कैपिटल स्मॉल से दर्शाया, मैं लिख देता हूं मोमबत्ती की लंबाई, यानी एक्स का मान मुझे ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है। घनाभाकार मोम का आयतन, घनाभ का आयतन लिखवाया था लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है। इस गणना कर लेते हैं। 1/3 22/7। आर का मान मेरे पास 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच। एल का मान बताओ? 11, 3.5 इंटू 2.5। दोस्तों इसकी गणना करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 अंक के बाद का। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो जो पद गुणा में है उसका तो इसमें क्या दे देंगे? भाग, और जो राशि भाग में उधर क्या हो जाएगी? गुणा। तो इसकी गणना मैं इधर लिख देता हूं h बराबर 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 इंटू 3। दोस्तों ये पद कैसे था? भाग में, इधर आके क्या हो गया? गुणा। अच्छा, अब जो राशि गुणा में है उनका भाग देता हूं। 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। गणना कर दो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। फिर काट देते हैं, 7 से काट दो। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। h बराबर 25 और 5 को गुणा करेंगे 125, 25 पंजे 125, लेकिन एक दशमलव ये होगा, एक 125 में कितने के बाद दशमलव लगा देंगे? 2 के बाद, गुणा 3 बटे 0.2 2 दूनी 4, लेकिन दशमलव कितने में कोई बात लगेगा? 2 के बाद, लेकिन 4 दूनी 8। तो दोस्तों हम दशमलव दोनों को बाद लगा देंगे, ये दशमलव से दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। h बराबर 125 गुणा 3 कर लो, 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 बटे 8। 8 का भाग लेते हैं इसमें। 8 चौके 32, 37 में से 32 लेस कर देंगे 5 बच के 5 की कर ली तो 55 हो गए। 8 से की 48 और 8 से तो 56, यानी 6 बार चल जाएगा लगभग 48। अब मेरे पास बच जाते हैं 7। 7 में भाग में जा रहा है इसलिए दशमलव लगा दी 70। 8 का भाग ले लो, 8 बटू 64 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 13 था दोस्तों, वो हल होता है। एक मिनट, इसमें गलत लिख दिया मैंने। मोमबत्ती का आयतन ये 3 से गुणा नहीं होगा,
बेलनाकार है मोमबत्ती, हमने शंकु का आयतन लिख दिया, इसको गायब करना है से ये 3 को, इसी का वर्ग लेते हैं 125 में 8 एकम 8, 4 बच गए थे, 8 पंजे 40, अब 5 बच के भाग नहीं जा रहा, 8 छिकी 48 सेंटीमीटर, ये गलत लिख दिया था 1/3, इसको गायब करो। क्यों? क्योंकि जो आयतन का सूत्र है बेलनाकार का उसका क्या होता है 1/3 नहीं होता, वो केवल पाई आर स्क्वायर आ जाता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसका, इसको भी हल कर लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है, तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कोई गोलाकार आकृति है, इसको पिघलाकर मैंने क्या किया, एक तार बना लिया बेलनाकार, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हमसे पूछ रहा है इस तार की त्रिज्या क्या होगी, लंबाई में दे रहा है, इसे मिटा देते हैं और फिर ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोले का व्यास दे रखा है, त्रिज्या व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या ज्ञात करेंगे 6/2 3 सेंटीमीटर। तार की लंबाई L बराबर 36 मीटर, तार की त्रिज्या R बराबर हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों मैं लिखूंगा, इसको कैपिटल से दर्शा लेना और इसे स्मॉल से, या लंबाई को ऐसे दर्शा लेना, क्योंकि तार है वो कैसा है, बेलनाकार, बेलन की लंबाई को ऐसे दर्शा देते, बेलनाकार तार का आयतन बराबर होगा किसके, गोले की धातु का आयतन। दोस्तों बेलन का जो आयतन का सूत्र था वो मेरे पास क्या था, पाई। अब आर देख लेना, बेलन का कैसे माना था हमने, तार कैसा है, बेलनाकार है, तो इसका आर हमने स्मॉल माना था, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से तो पाई को नहीं गायब कर लेते हैं, आर स्क्वायर का मान है नहीं, हमें ज्ञात करना था, एच का मान 36 हमें दिया हुआ है, 4/3 आर का मान बताते हैं, स्मॉल कैपिटल आर का मान 3 गुणा 3, ये दोनों गायब हो जाते हैं, आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 3/36। दोस्तों ये पद कैसे था, गुणा में था, इसका भाग दे दिया है। अब आप यहाँ से स्क्वायर आओगे, यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल, 4 गुणा 3 का स्क्वायर बटे 36, भाई 3 गुणा 3 था इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक का मान लिखेंगे। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 3, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो r बराबर 3 दूनी 6, 6 में 6 का भाग देंगे 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें राशि 1 मीटर में दे रखी है, 1 सेंटीमीटर में, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया था हमने,
ये राशि है जो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ऐसा लिख दो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मित्रों? 100। तो इसको मैंने किस में बदल दिया है? सेंटीमीटर में बदल दिया। क्यों? क्योंकि यदि ये राशि सेंटीमीटर में ये पद मीटर में है तो दोनों के मात्रक सेम होना जरूरी है। मैं 3600 लिखा था तो इधर भी 3600 लिख दो। अच्छा, अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल में क्या करते हैं, जीरो की संख्या है वो आधी कर देते हैं, यानी 6 में मुझे 7 का भाग देना है दोस्तों, तो वो कितनी बार चल जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर बार। इस प्रकार आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।